Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट. थैंक यू. ये स्टोरी तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी. लेट्स स्टार्ट. चवन, हादसा और साजिश. वली, मुंबई. सुबह का समय. एक बड़े से विला के आलीशान हॉल में बैठा एक 32 साल की उम्र का शख्स अपनी 2 जुड़वा बेटियों से घिरा बैठा उनकी शिकायतें सुन रहा था. डैड, आपने कहा था कि आप हमें हमारे बर्थडे पर यूरोप लेकर जाओगे. उसकी इस बात पर दूसरी लड़की बोली, हाँ, और आपने एंड टाइम पर प्लान कैंसिल कर दिया था. और अब आप श्री बुआ के बर्थडे पर हमें यूरोप लेकर जा रहे हो. दिस इज नॉट फेयर डैड. आप कितने पार्शल हैं. इन दोनों जुड़वा बहनों की उम्र है 7 साल और दोनों ही शेखर राजवंशी की बेटियां हैं. शेखर राजवंशी परिवार का इकलौता बेटा. उम्र 32 साल, मैच्योर फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, गोरा रंग और लंबा चौड़ा बॉडी फ्रेम. शेखर की दोनों बेटियां कीर्ति और सुकीर्ति ने शिकायत कर के उसकी जान ली हुई थी. अगले दिन शेखर की एकलौती लाडली बहन अभिश्री राजवंशी का 21वां जन्मदिन था, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए शेखर अपनी बहन और परिवार के बाकी के मेंबर्स के साथ अपने चार्टर्ड प्लेन से यूरोप टूर पर जा रहा था. शेखर ने अपनी दोनों बेटियों को मनाते हुए कहा, श्री को तुम दोनों की तरह जान खाने की आदत नहीं है. तुम दोनों शैतान की नानी हो. एंड यू नो बेटा, तुम्हारे बर्थडे पर डैड को एक इम्पोर्टेंट काम से जाना पड़ा था, वरना ये यूरोप टूर तो हमने पहले ही कर लेना था. शेखर अपनी छोटी बहन अभिश्री को प्यार से श्री बुलाता था. शेखर के साथ होती शिकायतों के इस दौर में बीच में कूद पड़ी उनकी धर्मपत्नी मिसेस श्वेता राजवंशी. श्वेता ने अपनी प्यारी नंद की साइड लेते हुए कहा, तुम दोनों की बात सुनने लगे ना, तुम्हारे डैड तो कुछ ही दिनों में उनका बिजनेस और पैसा पानी की तरह बह जाएगा. और बेचारी श्री, वो तो वैसे भी कुछ नहीं बोलती. अब दोनों चुप करके श्री के पास जाओ और पैकिंग करो, रात में ही निकलना है हमें. इतना कहते हुए श्वेता ने अपनी बेटियों कीर्ति और सुकीर्ति के एक एक कान को पकड़कर मरोड़ दिया. दोनों वहां से ऐसे भागी जैसे गधे के सर से सींग. कीर्ति और सुकीर्ति अपनी बुआ अभिश्री के रूम में पहुंची तो इस समय अभिश्री बेड पर लेटी एक बुक पढ़ रही थी. उम्र 20 साल, जो आज रात 12 बजे के बाद 21 की होने वाली थी. गोरा रंग, नाजुक काया, डीप ब्राउन आंखें, ब्राउन सिल्की बाल जो खुले तो उसकी पूरी पीठ को कवर कर ले, चेहरे पर जहां भर की मासूमियत और आंखों में एक कशिश जो एक बार देखने वाले को अपना बना ले. कीर्ति और सुकीर्ति दोनों ने आकर अभिश्री के ऊपर चढ़ाई कर दी. श्री बुआ, चलो ना, पैकिंग करते हैं, और आपकी बर्थडे ड्रेस तो मैं सेलेक्ट करूंगी, सुकीर्ति ने कहा तो कीर्ति उससे इस बात पर भिड़ गई. दोनों में होती बहस को अभिश्री ने लगाम लगाते हुए कहा, भाभी डिसाइड करेगी कि हम क्या पहनेंगे, और तुम दोनों लड़ना बंद करो. कीर्ति और सुकीर्ति की बदमाशियों पर लगाम लग चुकी थी जब उन दोनों ने श्री के रूम के डोर पर अपनी मॉम और श्री की भाभी श्वेता को खड़े देखा. सभी लोग बेहद एक्साइटेड थे इस यूरोप टूर के लिए, जिसकी वजह से घर में चहल पहल का माहौल था. रात के 11:30 बजे उन्हें अपने चार्टर्ड प्लेन से यूरोप के लिए निकलना था. अभिश्री का बर्थडे केक रात 12 बजे प्लेन में ही कट करने का प्लान बनाया हुआ था अभिश्री की भाभी श्वेता ने. अभिश्री की उम्र महज 12 साल थी जब उसने और उसके बड़े भाई शेखर ने अपने मॉम डैड को खो दिया था. तब से शेखर ही उसके लिए उसके मॉम और डैड की जगह था. फिर श्री के भाई की जिंदगी में आई उसकी श्वेता भाभी, जिन्होंने उसके भाई से भाई ज्यादा ख्याल रखा. श्री के लिए उसके भाई शेखर उसके डैड और उसकी भाभी श्वेता उसकी मॉम की जगह थे. रात के 11:15 बजे के समय शेखर की लग्जरी कार उनके प्राइवेट जेट के रनवे से कुछ दूरी पर आकर रुकी. कीर्ति और सुकीर्ति तो आगे आगे दौड़ते हुए प्लेन की तरफ बढ़ चुकी थी. इससे पहले भी कई बार उन्होंने इस प्लेन का सफर किया था. वहां खड़े एक गार्ड ने सर झुकाते हुए उन सभी का वेलकम किया. उनका लगेज वहां से प्लेन में लोड हो चुका था. सभी लोग प्लेन में सवार थे और चलने के लिए रेडी थे जब अभिश्री ने अपने भाई से कहा, भाई, हम एक जरूरी चीज तो भूल ही गए, प्लीज आप हमें 5 मिनट दीजिए, हम अभी आते हैं. भाई के रोकने की कोशिश करने पर भी अभिश्री प्लेन से उतरकर कार की तरफ दौड़ी. कार रनवे से काफी दूरी पर खड़ी थी. अभिश्री ने कार की बैक साइड का डोर खोला और उसमें से एक तस्वीर बाहर निकाली. उसने अभी कार का डोर बंद ही किया था कि उसे कार के ब्लैक ग्लास में पीछे से एक तेज आग का गोला नजर आया, जिसके साथ ही कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज ने जैसे उसे उस पल बहरा कर दिया था. अभिश्री पलटी तो पीछे उनका वो प्लेन ब्लास्ट हो चुका था. उस प्लेन के परखच्चे उड़ चुके थे.
उस प्लेन से धू धू करके आग की लपटें उठ रही थी और जाहिर सी बात थी कि समय सवार सभी लोग भी उस प्लेन के साथ जलकर राख हो चुके थे। देखते देखते अभिश्री की पूरी दुनिया उसकी नज़रों के सामने ही लुट चुकी थी। ठीक इसी समय 12 बज चुके थे और अभिश्री अब 21 साल की हो चुकी थी। अभिश्री की आंखें से आंसू तो जैसे इस पल सूख चुके थे। अभिश्री का मुंह खुला का खुला रह गया। वो चीखना चाहती थी लेकिन मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन इस वक्त तो जैसे वो बेजुबान हो चुकी थी। अभिश्री वही जमीन पर टूटकर बिखर चुकी थी। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि उसने कब अपने होश खोए और इस दिन से लगभग 1 हफ्ते के बाद अभिश्री की आंख हॉस्पिटल के वार्ड में खुली। अभिश्री के नज़दीक उसकी दोस्त देविका खड़ी थी। अभिश्री की नज़रें सबसे पहले अपनी दोस्त देविका के ऊपर गई, जिसे देखने के बाद अभिश्री को एक बार फिर से वो हादसा याद हो आया था जो उस रात घटा था और उसकी दुनिया को उजाड़ चुका था। अभिश्री की आंखें सब सोचकर ही नम हो चुकी थी। आंसुओं से तो उसके गाल इस कदर भीगे थे कि उसका पूरा चेहरा ही भीग चुका था। रोने की वजह से उसकी आंखें और उसका चेहरा दोनों ही गुलाबी हो चुके थे। देविका ने आगे बढ़ते हुए अभिश्री को अपनी बाहों में संभाला और उसे चुप करवाते हुए कहा, संभालो अपने आप को अभिश्री। जो होना था वो हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। अब तुम्हें अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ना है। देविका अभिश्री को संभाल रही थी जब डोर से एक शख्स अंदर आया। इस शख्स का नाम है तन्मय आहूजा। उम्र 31 साल, लंबी चौड़ी 6 फीट की हाइट, डस्की स्किन टोन, काली आंखें, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और चेहरे पर गंभीरता। तन्मय अभिश्री की दोस्त देविका का बड़ा भाई है, जिसके साथ साथ वो अभिश्री के बड़े भाई शेखर का दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी था। तन्मय ने अपनी बहन देविका से कहा, संभालो श्री को। मैंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है, हम आज ही घर जा रहे हैं। देविका ने अपने भाई से इंसिस्ट करते हुए कहा, भाई, क्या हम श्री को अपने साथ नहीं ले जा सकते? वो अपने घर में अकेली कैसे रहेगी? हमारे अलावा अब इसका है ही कौन? तन्मय ने अपनी बहन की बात के जवाब में कहा, मैं श्री को हमारे घर ले जाने की ही बात कर रहा हूँ। वो हमारे साथ हमारे घर जा रही है। कम फास्ट, मैं कार में वेट कर रहा हूँ। अपनी बात कहते ही तन्मय वहां से जा चुका था। इधर अभिश्री का अभी भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उसकी आंखें तो जैसे पानी से भरे कुएं की तरह हो चुकी थी, जिनमें आंसू लबालब भरे हुए थे। देविका ने जैसे तैसे अभिश्री को चुप करवाया और उसे मना कर अपने साथ ले आई। अभिश्री की पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। उसके सर पर हाथ रखने वाला उसका बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं था। अभिश्री अब अपनी जिंदगी के एक नए सफर पर निकल चुकी थी, जिसका स्टेशन था फिलहाल तन्मय का घर। तन्मय की कार अपने बड़े से विला के गेट पर आकर रुकी तो देविका अभिश्री का हाथ थामे कार से बाहर आई। अभिश्री ने तन्मय के उस बड़े से विला को नजर भर देखा, जिसके बाद वो खामोशी से देविका के साथ उस आलीशान से विला के अंदर बढ़ चुकी थी। इधर तन्मय अपने घर में कदम रखता उससे पहले उसके फोन पर एक कॉल आया। तन्मय ने पीछे रुकते हुए अपने फोन पर आने वाले उस कॉल को उठाया और गुस्से में बरसना शुरू कर दिया, व्हाट द हेल, इतनी बड़ी चूक तुमसे कैसे हो सकती है? मैंने कहा था कि शेखर की पूरी फैमिली इस हादसे में खत्म हो जानी चाहिए, फिर ये अभिश्री कैसे जिंदा बच गई? तुम्हें अंदाजा भी है अब इस सब का मुझे क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? पूरा का पूरा बिजनेस जो मेरे नाम होने वाला था अब उसकी हिस्सेदार बन बैठी है ये लड़की। इधर से तन्मय के उस आदमी ने तन्मय से कहा, सॉरी बॉस, आप कहें तो इस लड़की को भी खत्म कर देता हूँ। तन्मय ने गरजते हुए उस आदमी से कहा, खबरदार खबरदार, अगर इस लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अब अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो इसके नाम हुई ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। फिलहाल तुम यहाँ से गायब हो जाओ और जब तक मैं ना कहूँ अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं देखता हूँ क्या करना है। तन्मय के उस आदमी ने तन्मय को सजेशन दिया, बॉस, इस सब मामलों के लिए आप AK से क्यों नहीं कांटेक्ट करते? उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत ऊंचे हैं, ऐसे मामलों को तो वो चुटकियों में सुलझा देते हैं। मुंबई के माफिया किंग है मिस्टर AK उर्फ आरंभ कपूर, उनसे मिलने का कोई जुगाड़ निकलवाता हूँ मैं। थोड़ा मुश्किल होगा उनसे मुलाकात कर पाना, लेकिन कोशिश की जा सकती है। मुझे लगता है वो आपका काम करवा देंगे। तन्मय एक चेहरे पर अचानक से एक कुटिल मुस्कान आ चुकी थी अपने उस आदमी की बात सुनकर। उसे तो बस कोई ना कोई रास्ता चाहिए थे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जिसके लिए वो अब AK से मुलाकात करने की कोशिश करना चाहता था। लेकिन AK तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। बिजनेस वर्ल्ड का जाना माना नाम और साथ ही मुंबई में नाम से ही डर कायम करने वाला आरंभ कपूर किसी के साथ यूं ही नहीं मिलता था।
लेकिन तन्मय ने सोच लिया था कि वो अपनी ये प्रॉब्लम AK के पास किसी भी सूरत में लेकर जाएगा। क्या AK बनेगा तन्मय के लिए मददगार, या फिर जा मिलेंगे AK के रास्ते मासूम और खूबसूरत सी अभिश्री से? क्या कभी अभिश्री जान पाएगी उसके परिवार के साथ हुए इस हादसे के बारे में? क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए जिद्दी इश्क। चट्टू AK की अभिश्री से मुलाकात। AK का नाम सुनकर तन्मय को उम्मीद बंध आई थी कि उसके हाथों में एक मौका अभी भी बाकी है। इस बात से तन्मय अच्छे से वाकिफ था कि पहले तो लैंड माफिया और मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन आरम कपूर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। उसके बाद अगर वो उन तक किसी तरह पहुंच जाता है तो जरूरी नहीं कि उसे मदद मिलेगी या नहीं, क्योंकि आरम इतनी आसानी से किसी का कोई काम नहीं लेता था जब तक उसका इंटरेस्ट ना हो, और छोटी मोटी डील तो आरम वैसे भी नहीं करता है। फिर भी तन्मय हार नहीं मानना चाहता था। उसने सोच लिया था कि वो मिनिस्टर तक की सोर्स लगवा देगा AK तक पहुंचने के लिए। इधर अभिश्री देविका के साथ रूम में आई। उसके चेहरे पर अभी भी उदासी थी। एक तो बचपन में ही उसने अपने मॉम डैड को खो दिया था, और अब इस हादसे ने तो उसकी जिंदगी को ताश के पत्तों से बने महल की तरह बिखेर कर रख दिया था। देविका ने अभिश्री के चेहरे को देखते हुए उससे कहा, श्री, देख तो कितना मुरझा गया है तेरा चेहरा, सेहत भी कितनी गिर गई है तेरी। अभिश्री ने एक नज़र उठाकर देविका की तरफ देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। देविका ने भी श्री के सामने जिद करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुझे इस वक्त मैं कुछ भी कहूंगी तू उस सब के लिए मना करेगी, लेकिन मैं तुझे कल अपने साथ कॉलेज लेकर जाऊंगी। तू भूल गई है शायद तेरे शेखर भाई चाहते थे कि तू अपनी फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई पूरी करे। तुझे अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौटना होगा मेरी जान, और मैं और तन्मय भाई भी तो है ना तेरे साथ। देविका की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से तन्मय ने कहा, सही बोल रही है देविका, यू मस्ट गो टू कॉलेज। शेखर के सपने को ऐसे बिखरने नहीं दे सकती हो तुम। अभिश्री दोनों भाई बहन की बात सुनकर इमोशनल हो गई थी। अभिश्री ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जाऊंगी कॉलेज कल से और पूरा करूंगी अपने भाई का सपना, मुझे कामयाब होते देखने का। तन्मय ने खुश होते हुए कहा, ये हुई ना बात देविका, एक काम कर, सर्वेंट को बोलकर श्री के लिए कुछ खाने के लिए बनवाओ। इतने टाइम से बेहोश थी कि चेहरे की पूरी रंगत ही जा चुकी है। एंड यू श्री, टेक केयर, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे याद करना, कल विकास तुम्हें कॉलेज लेकर जाएगा। विकास अभिश्री के भाई शेखर का ड्राइवर हुआ करता था। विकास को अभिश्री हमेशा भाई कहा करती थी। अभिश्री ने हाँ कहा और अब वो सुकून से बेड पर लेट चुकी थी। सोच तो उसने लिया था कि वो कॉलेज जाएगी, लेकिन मन कैसे लगेगा उसका। पल पल तो उसकी नज़रों के सामने उस हादसे की झलकियां घूम रही थी। इधर तन्मय ने अपने कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आखिर AK की अपॉइंटमेंट ले ली थी। AK से तन्मय को अगले दिन शाम को मिलने का टाइम मिला था। तन्मय के चेहरे की खुशी बयान नहीं हो पा रही थी। लैंड माफिया AK से अपॉइंटमेंट मिलने भर से ही तन्मय को लगने लगा था कि उसने आधी जंग जीत ली है। इस रात की सुबह हुई और अभिश्री अपनी दोस्त देविका के साथ चलने के लिए रेडी थी। अभिश्री ने एक व्हाइट रंग का कॉटन का सिंपल सा लूज सूट पहना था। अपने बालों को उसने हाई पोनी में बांधा हुआ था, जिससे उसकी उम्र और कम लग रही थी। चेहरे पर सादगी और गालों पर कुदरती गुलाबीपन जो जरा सी गर्मी से सुर्ख पड़ जाते। पाँव में अभिश्री ने कोल्हापुरी चप्पल पहनी थी। अपने कंधे पर अपना कॉलेज का बैग टांगे अभिश्री सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो देविका ने उसका हाथ खींचते हुए उसे अपने साथ बैठकर जबरदस्ती ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा। अभिश्री का जरा भी कुछ खाने का मन नहीं था, लेकिन देविका के इंसिस्ट करने के बाद उसने जबरदस्ती ब्रेकफास्ट किया। जल्दी ही दोनों वहां से कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। 45 की उम्र के लगभग का विकास ही उन दोनों को कॉलेज लेकर जा रहा था। आज अभिश्री ने पूरे 8 दिन के बाद अपने कॉलेज में कदम रखा था। उसके परिवार के साथ हुआ हादसा पूरे कॉलेज में सबको पता चल चुका था, जिसकी वजह से हर कोई उससे सहानुभूति के शब्द बोल रहा था। उसने जिस दुख को जैसे तैसे अपने अंदर समेटा था, एक बार फिर से बाहर आ गया और वो कॉलेज के अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में खड़ी जोर जोर से रोने लगी। देविका के पास तक भी अभिश्री के रोने की खबर उल्टे उल्टे पहुंच गई थी, जिसके बाद उसने विकास को बुलाकर उसे वहां से घर ले जाने के लिए बोल दिया। अभिश्री कार में बैठी अभी भी सुबक रही थी जब विकास ने उससे कहा, गुड़िया, बड़े भैया के जाने का दुख तो मुझे भी बहुत है और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन इस दुख से बाहर निकलो और देखो जिंदगी कितनी हसीन है। अभिश्री ने सुबकते हुए विकास को जवाब दिया, विक्की भैया, हम क्या करें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अपने भाई भाभी और उन नन्ही शैतानों को तो नहीं भूल सकते ना। इस दौरान अभिश्री ने अपने एक हाथ से अपने सर को पकड़ा हुआ था। जब विकास ने उसे ऐसा करते देखा तो उसने अभिश्री से पूछा, क्या हुआ गुड़िया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अभिश्री ने अपने सर को पकड़े हुए जवाब दिया, बस सर में हल्का दर्द है। विकास ने अभिश्री से कहा, तो तक काम करते हैं, पहले यहाँ से हम हॉस्पिटल चलते हैं, उसके बाद हम घर जाएंगे। अभिश्री ने इनकार किया और उससे कहा, नहीं भैया,
हमें बस घर जाकर आराम करना है, उसके बाद हमारी तबीयत एकदम से ठीक हो जाएगी, हम जानते हैं। दोनों के बीच बातों के दौरान विकास को अपनी कार पर तेजी से ब्रेक लगाना पड़ा। उसने देखा तो रोड को काली एसयूवी गाड़ियों के काफिले ने पूरी तरह से घेरा हुआ था। कम से कम 10 गाड़ियों ने उस रोड को ब्लॉक किया हुआ था। देखकर ही पता चल रहा था कि वो कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, बल्कि किसी वीआईपी का काफिला है जो वहां रुका हुआ है। विकास ने अभिश्री से कहा, गुड़िया, तुम कार में वेट करो, मैं देख कर आता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। इतना कहते हुए वो कार से बाहर निकला। अभिश्री उसे रोकना चाहती थी, लेकिन विकास के कान तक उसकी बात नहीं पहुंची। अभिश्री को अगर कुछ नजर आ रहा था तो विकास की वहां काले कपड़ों में अपने हाथों में गन लेकर खड़े एक शख्स से होती बहस। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो जिस किसी का भी गार्ड है, बेहद खतरनाक आदमी है। इधर विकास बार बार उस शख्स से इंसिस्ट कर रहा था कि वो अपनी एक कार को बस थोड़ा सा साइड कर ले भाई, बस थोड़ा सा साइड कर लीजिए, गुड़िया के सर में तेज दर्द है, थोड़ी सी जगह में हम लोग गुजर जाएंगे। उस शख्स ने अपनी कड़क आवाज में एक और इशारा करते हुए कहा, वो देख रहे हो, उन्हें भी जल्दी थी कि बॉस की कार से आगे निकलने की। विकास ने उस शख्स के हाथ के इशारे की तरफ देखा तो बीच में एक बड़ी सी एक ब्लैक रंग की लग्जरी कार से पीठ टिका एक 6 फीट 2 इंच हाइट का लंबा चौड़ी कदकाठी का शख्स अपने हाथ में गन लिए खड़ा था। उस शख्स की आंखों पर धूप का चश्मा था, डस्की स्किन टोन, कसरती बॉडी फ्रेम, तीखे नैन नक्श। उस शख्स ने एक ब्लैक रंग का बिजनेस सूट पहना हुआ था, उसके पाँव में पहने जूते किसी शीशे की तरह चमक रहे थे। उस शख्स के चेहरे पर एक गुरूर सजा हुआ था। उस शख्स की कही बात से विकास समझ चुका था कि सामने खड़ा शख्स ही एक ही, यानी कि उस शख्स का बॉस है। उस शख्स के ऑरा से ही महसूस हो रहा था कि वो एक बेहद खतरनाक शख्स है। उस शख्स के सामने 2 कॉलेज गोइंग लड़के मिन्नत करते हुए सिटअप्स कर रहे थे, जिन्हें सामने खड़ा एक ही अपनी गन के इशारे पर गिन रहा था। इधर कार में बैठी अभिश्री अभी तक समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर विकास भाई को इतना टाइम क्यों लग रहा है। अभिश्री ने कार का डोर तब खोला जब उसने उस गनताने खड़े शख्स को विकास को धक्का देते देखा। उस हटे कट्टे बॉडीगार्ड के दिए धक्के से विकास जमीन पर गिर चुका था और उसकी कोहनी में चोट आ चुकी थी। अभिश्री फौरन कार से उतरकर दौड़ते हुए विकास के पास आए और उसने सामने खड़े उस शख्स के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, अजीब गुंडागर्दी है, ऐसे कैसे आप सरेआम किसी को इस तरह से धक्का दे सकते हैं, आप क्या कोई गुंडे हैं? अभिश्री के इस तरह से चिल्ला कर पूछे हुए सवालों ने अब तक एक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। एक अब अपने सामने खड़ी उस हसीन लड़की की तरफ बढ़ा जिसके चेहरे की रंगत कुछ समय धूप में खड़े रहने भर से सुर्ख हो चुकी थी। कैसी होगी अभिश्री और एक की पहली मुलाकात? क्या एक निकालेगा अभिश्री के ऊपर गुस्सा? क्या एक से मिलेगा तन्मय को अपनी परेशानी का सलूशन? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। गाइस प्लीज आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। लेट्स कंटिन्यू। चतरी लड़की, मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। आरम कपूर उर्फ के चलते हुए अब तक सामने खड़ी उस लड़की अभिश्री की तरफ आ चुका था। एक ने अपनी आंखों पर से धूप का चश्मा हटाया तो एक के सामने खड़ी खूबसूरत सी अभिश्री की नजरें एक की उन डीप ब्राउन आंखों से मिली, जिनमें एक अजब सा आकर्षण था, जिसके साथ साथ उनकी आंखों में एक जिद्दीपन भी अभिश्री को नजर आ रहा था। एक ने सामने खड़ी अभिश्री को सर से लेकर पांव तक देखा और उस 5 फीट 5 इंच की हाइट वाली छोटी सी लड़की से कहा, किसी से उलझने से पहले अपनी बिसात देख लेते हैं लड़की। तुम्हें पता भी है तुम किसी से उलझ रही हो, एक पल में तुम्हें मसल कर रख देगा एक। अभिश्री अब तक सामने खड़े उस शख्स की भारी भरकम आवाज सुनकर घबरा गई थी। अभिश्री ने जमीन पर पड़े विकास को सहारा देकर उठाते हुए सामने खड़े एक से घबराते कहा, आप जो भी है आपको इंसान के साथ इंसान की तरह बिहेव करना आना चाहिए। देखिए कितनी जोर से चोट लगी है इन्हें। एक को इतना सुनने की आदत नहीं थी। एक ने फौरन सामने खड़ी उस लड़की के जबड़े को अपने एक हाथ में भींचते हुए उससे कहा, मुझे सलीका सिखाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। बेटर होगा कि तुम आज के बाद मेरे सामने न पड़ो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मुझे टाइम नहीं लगेगा तुम्हें असली एक से मिलवाने में। एक की इतनी मजबूत पकड़ से अब तक अभिश्री का जबड़ा दर्द करने लगा था, साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी छलक आए थे। अभिश्री का चेहरा पहले से ज्यादा सुर्ख हो चुका था, उसके चेहरे की नसें उजागर होने लगी थी। एक ने जब अभिश्री के चेहरे को अपने एक हाथ की गिरफ्त में लिया था तभी उसे अभिश्री की नजाकत का अंदाजा हो चुका था। एक की नज़र अभिश्री के नर्म गुलाबी होठों पर गई, जिन्हें निहारते हुए एक ने अपनी आंखों पर धूप का चश्मा पहन लिया और पलटते हुए वहां से अपनी कार की तरफ आ गया। अभिश्री एक से हुई इस पहली मुलाकात में बुरी तरह से सहम चुकी थी। विकास की कोहनी से अभी भी लगातार खून बह रहा था।
अभिश्री ने विकास से फिक्रमंद होते हुए कहा, चलिए विकास भैया, हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। विकास ने अभिश्री से कहा, गुड़िया आज के बाद कभी भी इस तरह के लोगों के सामने पड़ने की जरूरत नहीं है। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते। अब चलो वरना धूप में कुछ देर और खड़ा रहने से तुम्हारे सर का दर्द और बढ़ जाएगा। विकास अभिश्री को लेकर कार में वापस आ चुका था। विकास खुद का ड्राइव कर रहा था, लेकिन अभिश्री के इंसिस्ट करने पर विकास वहां से पहले हॉस्पिटल गया, जिसके बाद बैंडेज करवाने के बाद वो अभिश्री को लेकर घर पहुंच चुका था। घर पहुंचते ही अभिश्री दौड़ते हुए अपने रूम में गई और उसने रूम को अंदर से लॉक कर लिया। अभिश्री को एक की उस सख्त हथेली की मजबूत पकड़ का एहसास अभी भी अपने चेहरे पर हो रहा था। अभिश्री को एक की उन निगाहों से दहशत आ रही थी। अभिश्री ने मिरर में अपने चेहरे को निहारा तो अब तक उसका चेहरा नॉर्मल हो चुका था, लेकिन एक की वो दो खतरनाक निगाहें जिनसे वो अभिश्री को बड़ी ही बेदर्दी से देख रहा था, उसके अंदर खौफ पैदा कर रही थी। अभिश्री ने खुद से कहा, अभिश्री सही बोल रहे थे वो, अपनी खैर मानना कि अगली बार वो शख्स तेरे सामने ना आ जाए। अभिश्री ने अपने कपड़े चेंज किए, जिसके बाद वो कुछ समय बैठकर अपनी पढ़ाई करना चाहती थी। पिछले दिनों कॉलेज मिस होने की वजह से अभिश्री की पढ़ाई पीछे हो गई थी, जिसे उसे एक्स्ट्रा टाइम देकर जल्द से जल्द कवर करना था। फिलहाल के लिए अभिश्री सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई में लग चुकी थी। इधर शाम के वक्त तन्मय AK से मिले हुए वक्त का पाबंद होते हुए समय से पहले ही मीटिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था। ये एक आलीशान विला था, जिसके ऑटोमेटिक गेट से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट चेक के बाद तन्मय को एंट्री मिल गई। अपनी कार में बैठा तन्मय उस आलीशान से महलनुमा विला के अंदर बढ़ा तो उसने विला की खूबसूरती को निहारा। आलीशान से गार्डन में तरह तरह के प्लांट्स लगे थे, जिनके बीच बहुत सी खूबसूरत और कलरफुल बर्ड्स खेल रहे थे। बीच बीच में बड़े बड़े फाउंटेन लगे हुए थे। एक पतली सी पगडंडी जिस पर इस समय तन्मय की कार चल रही थी के ठीक सामने विला का बड़ा सा आलीशान गेट था। सफेद रंग से रंगा वो विला ताजमहल से काम नहीं लग रहा था। तन्मय के विला के बड़े से डोर के पास पहुंचते ही वो डोर ऑटोमेटिकली खुल गया। तन्मय ने एक ठाट देखकर खुद से कहा, नो डाउट इस शख्स तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है। जल्दी ही तन्मय को एक सर्वेंट वहां से सीधे अंदर ले आई। उस बड़े से घर के अंदर के डेको और उसकी शान और शौकत देखकर तो तन्मय की आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गई थी। तन्मय वहां से अब अंदर आकर लिविंग एरिया में बैठ चुका था। उसे इंतजार था AK के आने का। AK हमेशा की तरह अपने वक्त का पाबंद अपने समय पर मीटिंग के लिए मीटिंग हॉल में आ चुका था। AK के एक आदमी ने तन्मय को वहां से मीटिंग हॉल में चलने के लिए कहा। तन्मय मीटिंग हॉल में आया तो AK सामने बड़े से आलीशान सोफे पर अपने दोनों हाथ रखे टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा था। उसने अपनी उंगलियों में सिगार दबाया हुआ था। तन्मय अंदर आया और AK के सामने डले सोफे पर बैठ गया। जब AK ने उससे कहा, हमम तो क्या परेशानी है तुम्हारी कि तुम्हें मिनिस्टर की सोर्स लगवानी पड़ी मुझ तक पहुंचने के लिए। तन्मय ने अपने सामने शान से बैठे AK से कहा, सर वो मेरा एक प्रॉपर्टी का मसला है। असल में वो मेरे दोस्त की बहन है और सब कुछ उसके नाम है। AK ने बीच में तन्मय को काटते हुए कहा, तेरे दोस्त की प्रॉपर्टी तो वैसे भी तेरी नहीं हो सकती, क्यों बिना वजह अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। तन्मय ने आगे AK से कहा, सर पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। असल में उस लड़की का भाई सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा बिजनेस पार्टनर भी था। अब उसकी मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी छोटी बहन के नाम हो चुकी है, तो क्या कोई रास्ता निकल सकता है कि मैं उस प्रॉपर्टी को हासिल कर पाऊं। AK के बगल में खड़े उसके खास आदमी कबीर ने झुकते हुए AK के कान में कुछ कहा, जिसके बाद AK ने सामने बैठे तन्मय से कहा, हमम प्रॉपर्टी तेरे नाम हो सकती है, जिसके लिए तुझे उसकी छोटी बहन से शादी करनी होगी। तन्मय हैरान था। उसने AK से कहा, लेकिन वो तो बहुत छोटी है। AK ने तन्मय से पूछा, नाबालिग है क्या। तन्मय ने फौरन जवाब दिया, नहीं नाबालिग नहीं है, लेकिन सिर्फ 21 साल की है। AK ने तन्मय से सख्त लहजे में कहा, तू शादी कर, बाकी की जिम्मेदारी मेरी, प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी और उसका 20% हिस्सा AK का। तन्मय ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिला दिया। तन्मय ने एक सच AK के सामने नहीं रखा था कि उस लड़की के परिवार को खत्म करने का काम खुद तन्मय ने ही किया है। तन्मय ने AK की डील पर अग्री होते हुए कहा, ओके फिर शादी के बाद मैं आपसे आकर मिलता हूँ। AK ने तन्मय को टोकते हुए कहा, शादी के बाद नहीं, शादी मेरी निगरानी में होगी। तन्मय ने ओके सर कहा और इजाज़त लेकर वो वहां से जा चुका था। AK से मिलने के बाद उसे उम्मीद थी कि जिसके लिए उसने इतना कुछ किया है वो उसमें कामयाब हो ही जाएगा, फिर भले ही उसे इस सब के लिए अभिश्री से शादी क्यों ना करनी पड़े। इधर AK अभी इस बात से अनजान था कि वो वही मासूम सी लड़की है जिससे वो आज सिग्नल पर मिला था। AK ने अपनी बगल में खड़े कबीर से कहा, कबीर
उस आदमी को मेरे टॉर्चर रूम में लेकर चल, उसका हिसाब तो मैं आज अपने हाथों से करूंगा। इतना कहते हुए एके ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सिगार एशट्रे में मसल कर छोड़ दिया और सोफे से खड़े होते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट स्ट्रेच करते हुए अपने कदम वहां से आगे बढ़ाए। कबीर अच्छे से जानता था कि किसी शख्स का एके के टॉर्चर रूम में जाने का मतलब था कि उसकी जीवनलीला की समाप्ति। क्या तन्मय कर पाएगा अभिश्री से शादी, या एके बनेगा अभिश्री का हाफिज? क्या होगा जब एके की होगी अभिश्री से दूसरी मुलाकात? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। यार आप सब स्टोरी 2 सुनते हो मेगा सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी प्यारी कमेंट कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरी को कंटिन्यू करने में। चुप और भूल जाओ उस लड़की को। तन्मय अपने चेहरे पर एक उम्मीद और दिमाग में एक प्लान लेकर वापस लौट आया था। आखिरकार उसे वो रास्ता मिल ही गया था जिससे वो अपना मकसद पूरा कर सकता था। बाकी के लीगल मामले एके के आदमी देखने वाले थे, इस बात का अश्योरेंस उसे मिल चुका था। इधर एके अभी इस बात से अनजान था कि जिस लड़की से उसने तन्मय को शादी करने का आइडिया दिया है वो वही खूबसूरत और मासूम सी लड़की है जिससे एके की सिग्नल पर मुलाकात हुई थी। एके के कदम वहां से अपने टॉर्चर रूम की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान एके ने अपनी पहनी हुई व्हाइट शर्ट के कफलिंग्स को निकलकर अपनी बगल में चल रहे अपने एक आदमी के हाथ में दिया और अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर कोहनी तक चढ़ा लिया। एके के चेहरे पर गुस्सा था, उसे उस शख्स को सजा देनी थी जिसने उसके साथ चालाकी करने की कोशिश की थी। एके सीढ़ियां उतरते हुए नीचे बेसमेंट में पहुंच चुका था, जहां आखिरी में एक अंधेरा कमरा था, वही उस शख्स को बंद किया हुआ था। एके के लिए रूम का डोर खोला तो कबीर अंदर पहले से ही तैयार खड़ा था। एके के अंदर आते ही कुर्सी से बंधा वो शख्स बेतहाशा कांपने लगा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि एके उसका क्या हाल करने वाला है। एके ने चेयर से बंधे उस शख्स को गौर से देखा और फिर उससे पूछा, खो गया तेरा? अब मेरी बारी है। इतना कहते ही एके ने एक जोरदार थप्पड़ उस शख्स के चेहरे पर जड़ दिया। इतना करने भर से ही उस शख्स के कान सुनने पड़ चुके थे। एके के एक कड़क थप्पड़ के बाद उस शख्स की गर्दन हवा में झूल गई थी। एके ने उसके चेहरे को अपने हाथ में होल्ड करते हुए उसे अपनी तरफ किया तो उस शख्स ने अपनी आंखें आहिस्ता से खोली। एके ने उस शख्स से गुस्से में दांत भींचते हुए पूछा, तुझे लगा कि मुझसे गद्दारी करके तू बच निकलेगा? एके की नजरों से दो लोग नहीं छिपते, पहले वो जो उसके साथ गद्दारी करते हैं और दूसरे वो जो उससे वफादारी करते हैं। गद्दार लोगों को तो मैं सूंघ कर बता सकता हूँ, अब बता तेरे साथ मैं क्या करूँ, तेरी जान किस तरह से ली जाए? सामने चेयर से बंधा शख्स घबराहट से पहले ही आधा हो चुका था। उस शख्स ने गिड़गिड़ाते हुए एके से कहा, बॉस प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं मिखाइल की पूरी अंदर तक की इन्फॉर्मेशन आपको ला कर दूंगा। मेरी वजह से जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा, प्लीज सर मुझे मत मारिए। एके ने उस आदमी की चिन्ह को अपने हाथ में लेते हुए कहा, देख मेरी तरफ, मैं क्या तुझे बेवकूफ़ नजर आता हूँ? मेरे काम का एक असूल है, जो एक बार गद्दारी करता है उसे दोबारा मौका मत दो, क्योंकि सांप अपनी फितरत नहीं बदल सकता, उसका काम है डसना और वो मौका मिलते ही डस लेगा। तो अब ये पर्चियाँ तेरा हिसाब करेगी। कबीर जरा शेक कर इन्हें और एक पर्ची निकल इसके नाम की, मैं भी देखता हूँ किस तरह से मरना लिखा है इसकी किस्मत में। कबीर ने फौरन एके का ऑर्डर पाते ही उस बड़े से ग्लास जार में पहले से लिख कर डाली हुई उन पर्चियों को शेक किया और उनमें से एक पर्ची निकाली। एके ने इशारे में कबीर से पूछा तो कबीर ने वो पर्ची एके के हाथ में थमा दिया। एके ने उस पर्ची को पढ़ते ही हंसना शुरू कर दिया। एके बेतहाशा पागलों की तरह हंस रहा था और अचानक से उसने हंसना बंद कर दिया। एके के इस पागलपन को देखकर वो शख्स बुरी तरह से सहम चुका था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उस पर्ची में उसकी मौत लिखी है। एके ने उस पर्ची को उस शख्स के सामने किया तो उस आदमी ने अब तक रोना शुरू कर दिया था। एके ने अपने कंधों को उचकाते हुए कहा, अब ये किस्मत ने तेरे लिए चुना है, मैंने नहीं। मेरे हाथ में होता तो मैं तुझे थोड़ी कम बेरहम मौत देता, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा सिस्टम पर्चियों पर चलता है, अपग्रेड नहीं हुआ है ना अभी तक। एनीवे, आज रात को मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। इतना कहते हुए एके कबीर से मुखातिब हुआ और उसने कबीर से कहा, कबीर आज रात इसे मेरे फार्म हाउस पर ले जाना। मेरे रॉकी और रॉनी बहुत टाइम से भूखे हैं, लेकिन याद रहे कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए इसके साथ, भागने का पूरा मौका देना इसे, मैं भी तो देखूं किस्मत इसका कितना साथ देती है। अपनी बात पूरी करते ही एके ने चेयर से बंधे उस शख्स को अपने पाँव के जोर से चेयर समेत नीचे गिरा दिया, जिसके बाद एके वहां से जा चुका था। इधर गुमसुम सी अभिश्री सिग्नल पर एके से हुई मुलाकात के बारे में ही सोच रही थी। उसे रह रहकर उसकी कही बातें याद आ रही थी। लड़की मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा, अभिश्री ने फौरन अपने दोनों कानों को बंद करते हुए कहा। क्यों उनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही है? हे भगवान, काश हम उस मोन्स्टर से ना मिले होते। अब तो आपसे यही प्रार्थना है कि दोबारा हमारा उनसे सामना ना हो।
3 से 4 दिन का समय बीत चुका था, जिस बीच तन्मय अपने प्लान्स बना रहा था। वो अपनी बहन देविका के होते अभिश्री से जबरदस्ती शादी तो नहीं कर सकता था, उसे कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकालना था जिससे भैंस भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आज संडे का दिन था और तन्मय अपने घर पर ही मौजूद था। लास्ट टाइम तन्मय एके के असिस्टेंट कबीर का नंबर लेकर आया था। तन्मय ने कबीर को कॉल किया। कबीर हमेशा एके के साथ होता था। कबीर ने तन्मय का कॉल उठाया तो इधर से कबीर ने उससे पूछा, हेलो कौन? तन्मय ने कबीर को याद दिलाया तो कबीर को फौरन याद आया चुका था। कबीर ने तन्मय से कॉल करने का कारण पूछा तो तन्मय ने उसके सामने एके से मिलने की इच्छा जाहिर की। कबीर ने तन्मय से कहा, लिसन, अभी बॉस की कार जोहू के पास खराब हो गई है एंड ही इज वेटिंग फॉर समवन टू रिपेयर इट। तन्मय ने फौरन कबीर को ऑफर दिया, तो मैं उनके लिए अपनी कार भेज देता हूँ। कबीर ने तन्मय को एटीट्यूड में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है बॉस के पास कार की कमी है? ये बॉस की फेवरेट कार है और वो इसे ही इस्तेमाल करेंगे, फिर चाहे उन्हें वेट ही क्यों ना करना पड़े। तन्मय ने इसे एक अच्छा मौका समझते हुए कबीर को ऑफर दिया, आई एम सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, मैं कार लेकर आपके पास आ जाता हूँ। जब तक उनकी कार ठीक होगी वो मेरे घर पर बैठकर वेट कर सकते हैं, मेरा घर जुहू में ही है। कबीर ने सोचते हुए तन्मय को जवाब दिया, ओके देन कम, इसी बहाने तुम्हें एक बॉस से बात करने का मौका भी मिल जाएगा। तन्मय के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। उसने फौरन हाँ कर दी, जिसके बाद तन्मय बिना समय गंवाए अपनी कार को खुद ड्राइव करके एके को लेने के लिए कबीर की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच चुका था। लगभग 15 मिनट में ही तन्मय वहां पहुंच चुका था। दोपहर के लगभग 2 बजे का समय हो चुका था जब तन्मय एके को अपने साथ अपने विला लेकर आया। एके के उस आलीशान विला के मुकाबले तन्मय का घर बहुत छोटा सा था, लेकिन फिलहाल एके को 1 घंटे के लिए अपनी कार के ठीक होने तक यहाँ इंतजार करना सही लगा। एके के सभी गार्ड्स तन्मय के विला के बाहर तैनात हो चुके थे। तन्मय एके को अपने साथ लेकर आया और उसने अपने सर्वेंट से फौरन एके के लिए चाय पानी का इंतजाम करने के लिए कहा। एके ने एक सरसरी सी नज़र तन्मय के घर पर डाली और कहा, काफी खूबसूरत घर है तुम्हारा। तन्मय वही हॉल में एके के नजदीक बैठ चुका था। दोनों के बीच बातें चल रही थी कि तभी हॉल के सामने का बड़ा सा डोर खुला और अभिश्री उस डोर से अंदर दाखिल हुई। अभिश्री का चेहरा हमेशा की तरह धूप और गर्मी की वजह से सुर्ख हो चुका था। अभिश्री ने एक पीले रंग का कॉटन का लूज कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें उसका नाजुक सा शरीर जैसे खोसा गया था। उसके सिल्की बालों की लंटें खुलकर उसके चेहरे और कंधों पर बिखरी हुई थी। उसने अपने एक कंधे पर अपना बैग और दोनों हाथों से अपने सीने पर अपनी बुक्स को होल्ड किया हुआ था। अभिश्री के चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में एक अलग सा आकर्षण। अभिश्री की नज़र अभी तक हॉल में बैठे मॉन्स्टर एके पर नहीं गई थी, लेकिन एके की नज़रों ने फौरन अभिश्री को पहचान लिया था। उसका रूप, रंग और प्रेसेंस ही ऐसी थी कि कोई एक बार देखने पर भुला ना सके। अभिश्री ने नजरें उठाकर हॉल में बैठे मॉन्स्टर एके को देखा तो उसके चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थी। अभिश्री ने खुद से कहा, लगता है ये हमसे बदला लेने हमारे घर तक आ चुके हैं। हे भगवान, ऐसा तो कुछ गलत नहीं कहा था हमने इनसे। अभिश्री एके से नजरें चुराते हुए वहां से तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ चुकी थी। एके की नज़रों ने अभिश्री का तब तक पीछा किया जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। एके की नज़रों को अभिश्री को नोटिस करते हुए तो खुद तन्मय भी देख रहा था। एके ने तन्मय से पूछा, ये लड़की कौन है? तन्मय ने एके को मुस्कुराते हुए बताया, सर ये वही लड़की है जिससे आपने मुझे शादी करने की सलाह दी थी, अभिश्री नाम है उसका। तन्मय की कही इतनी बात सुननी थी कि एके फौरन सोफे से खड़ा हुआ और उसने तन्मय से कहा, जो कुछ मैंने कहा था भूल जाओ उसे। तुम उस लड़की से शादी करना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। इतना कहते हुए एके वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन तभी एके रुका और उसने पलटते हुए तन्मय से कहा, और हाँ, रही बात उसकी प्रॉपर्टी की, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तन्मय एके की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया था। क्या एके को हो गया है अभिश्री से प्यार? क्यों एके बचाना चाहता है अभिश्री को तन्मय के प्लान से? आगे एके की अभिश्री के लिए जिद किस हद तक जाएगी, जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। च5 एके की गिरफ्त में अभिश्री। एके बिना तन्मय की बात सुने वहां से सीधे बाहर की ओर जा चुका था। इधर तन्मय इस बात से हक्का बक्का रह गया था कि आखिर एके के साथ मसला क्या है। इधर एके अभी बस बाहर निकला और उसने अपने असिस्टेंट कबीर को कॉल किया। हेलो कबीर, ब्रिंग माय कार। कबीर ने एके से कहा, लेकिन बॉस, आप तो उस तन्मय के घर गए थे ना? एके ने गुस्से में कबीर को जवाब दिया, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, मुझे मेरी कार जल्द से जल्द चाहिए। कबीर के लिए हाँ करने के अलावा कोई मौका नहीं था। उसे एके गुस्से में लग रहा था। कबीर ने जल्दी ही एके के लिए उसकी दूसरी कार अरेंज की, जिसके साथ वो खुद भी एके को लेने आ चुका था।
AK ने कबीर को ऑर्डर दिया, उस लड़की के ऊपर नजर रखनी है और उससे ज्यादा उस तन्मे पर। कबीर ने कंफ्यूज सा चेहरा बनाते हुए AK से पूछा, बॉस किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? AK ने चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, वही जिससे मैंने तन्मे को शादी करने की सलाह दी है, वो उस लड़की से शादी नहीं करेगा। AK की सारी बातें कबीर के सर के ऊपर से जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके उसने AK के हुक्म की तामील करते हुए कहा, ओके बॉस, आई विल पर्सनली हैंडल दिस मैटर। इधर तन्मे ने अपने उसी आदमी वैभव को कॉल लगाया तो इधर से वैभव ने कॉल उठा लिया। तन्मे ने वैभव से कहा, हेलो वैभव, ये AK तो सच में बहुत अजीब आदमी है, अभी अभी मेरे मुंह पर मेरे घर में मुझे धमकी देकर गया है। वैभव ने हैरान होते हुए कहा, क्या धमकी सर? तन्मे ने वैभव को बताया, मुझे बोलकर गया है कि अभिश्री से शादी करना तो दूर, उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। बड़े ही तीखे स्वर थे उसके, कहीं ऐसा तो नहीं उसे अभिश्री पसंद आ गई है भी तो इतनी खूबसूरत किसी का भी दिल आ जाए। वैभव ने हैरान होते हुए तन्मे से कहा, सर ऐसा नहीं हो सकता, AK की लाइफ में लड़कियों की कोई कमी नहीं है, बल्कि वो भी लड़कियों से दूर भागते हैं, मुझे तो उनका कोई और पर्सनल इंटरेस्ट लग रहा है इस सब में। तन्मे ने वैभव से कहा, अब मैं क्या करूं? शादी तो मुझे अब इसी लड़की से करनी है, मेरा दिल आ गया है इस पर। वैभव ने अपने बॉस तन्मे को समझाया, सर कुछ दिन रुक जाइए, AK जैसे बड़े आदमी के पास इतना समय नहीं है कि वो खास आपके बारे में ही सोचे, कुछ ही दिनों में वो कहीं और बिजी हो जाएंगे और आपके ऊपर से उनका ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा, उसके बाद आप कर लीजिएगा आराम से अभिश्री से शादी। तन्मे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आई थिंक यू आर राइट, जहाँ इतना इंतजार वहाँ कुछ दिन का और सही, अब तो प्रॉपर्टी के साथ साथ एक हसीना और मिल रही है मुझे। वैभव और तन्मे दोनों ही बेतहाशा हंस रहे थे। इधर AK वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था और काबिर ने उसके कहने पर उस लड़की अभिश्री और तन्मे के ऊपर नजर रखने के लिए अपने एक आदमी को बोल दिया था। AK ने कबीर को सख्त हिदायत दी थी कि उसे उस लड़की की पल पल की खबर चाहिए। इधर अभिश्री अपने आप को ही समझाने की कोशिश कर रही थी, हे भगवान, कितनी खौफनाक आंखें हैं उस इंसान की, ऐसा लगता है रूह में झांक रही हो। भगवान जी, हमने आपसे कहा था ना कि आज के बाद हमारा उस मॉन्स्टर से दोबारा सामना मत करवाना, और आपने तो उसे हमारे पीछे पीछे घर ही भेज दिया, लगता है वो हमारी जान लेकर रहेगा। अभिश्री अपनी मासूम सोच में खुद को उलझाए जा रही थी। इसी सोच में आज का दिन बीत चुका था और आखिर रात हुई। अभिश्री सोई थी जब उसके सपनों में उसे वही AK की दो खौफनाक आंखें नजर आ रही थी। अभिश्री के सपने में AK उसे एक अंधेरे रूम में ले खड़ा था। अभिश्री चीख रही थी, लेकिन उस अंधेरे रूम में उसकी ही आवाज लौट कर आ रही थी जब अगले ही पल AK ने एक बड़ी सी राइफल अपने हाथ में थामी और धार से एक गोली चलाई जो सामने खड़ी अभिश्री के सीने में जाकर लगी। इसी पल अभिश्री चौंक कर उठ चुकी थी। अभिश्री ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अभिश्री ने खुद से कहा, कहीं हमारे ये सपना सच ना हो जाए, कहीं वो मोन्स्टर सच में हमारी जान तो नहीं लेना चाहता। अभी तो हमें हमारे भैया का सामना भी पूरा करना है, इतनी जल्दी तो हम मरना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अभिश्री गहरी गहरी सांसें ले रही थी जब उसके सामने एक हाथ ने पानी का गिलास बढ़ाया। अभिश्री ने नजर उठाकर देखी तो उसे सामने AK खड़ा नजर आया। अभिश्री की फौरन चीख निकल चुकी थी। AK की उन खतरनाक आंखों और उसकी वो गन, दोनों से वो बुरी तरह से खौफ खाई हुई थी। जैसे ही अभिश्री ने सामने से पानी दे रहे हाथ को झटका तो उसके कान में देविका की आवाज पड़ी, क्या हुआ अभिश्री, सब ठीक है ना? मैंने तेरी चीख सुनी तो दौड़ी दौड़ी आई, तू किससे घबरा रही है, बता मुझे। अभिश्री ने देविका का हाथ थामा और उसे अपने नजदीक बैठाते हुए उसे हक कर लिया, जिसके बाद अभिश्री ने देविका को बताना शुरू किया, वो कल सिग्नल पर उस मॉन्स्टर ने विकास भैया को इंजर्ड कर दिया था। हमने उससे सवाल किया तो उसने हमें मसल कर रख देने की धमकी दी, और आज तो वो पीछा करते हुए हमारे घर तक आ गया था। वो हमें मारना चाहता है क्योंकि हमने उससे बहस की थी। देविका ने अभिश्री के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसे रिलैक्स करते हुए कहा, हो सकता है वो भाई से मिलने आया हो, यू डोंट वरी, जिसे मारना होता है वो इतना इंतजार नहीं करता, घबराने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। देविका के समझाने पर फिलहाल के लिए तो अभिश्री शांत हो चुकी थी, लेकिन अंदर की घबराहट पर वो चाहकर भी काबू नहीं कर पा रही थी। अपने भाई के लाड प्यार में पली मासूम अभिश्री को इन सब चीजों की आदत नहीं थी। गन जैसी चीज तो उसने अपनी आज तक की जिंदगी में सामने से नहीं देखी थी।
जैसे तैसे रिलैक्स होने के बाद अभिश्री सो पाई थी। जब सुबह एक बार फिर से अभिश्री कॉलेज जाने के लिए निकल रही थी, अभिश्री को कुछ याद आया और उसने एक सॉफ्ट टॉय उठाकर उसे अपनी नज़रों के सामने करते हुए कुछ याद किया। जब भी मेरी गुड़िया को डर लगे या अपने भाई की याद आए और मैं आसपास ना हूं तो इसे अपने साथ रखना, तुझे तेरा भाई हमेशा तेरे साथ खड़ा नजर आएगा। अभिश्री ने अब उस सॉफ्ट टॉय को अपने बैग में संभाल कर रख लिया। जल्दी ही अभिश्री अपने कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। विकास आज सिर्फ अभिश्री को ही कॉलेज लेकर जा रहा था। देविका कॉलेज ले जाने वाली थी। अभिश्री को कॉलेज ड्रॉप करने के बाद विकास वापस आ चुका था। इधर लगभग दोपहर के 12 बजे के समय अभिश्री ने विकास को कॉल लगाया। उसके लेक्चर जल्दी खत्म हो चुके थे, इसीलिए वो जल्दी घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन बार बार ट्राई करने पर भी विकास का कॉल नहीं लगा। इसका मतलब था कि वो उसे समय पर ही लेने आने वाला था। अभिश्री ने अब खुद से घर जाने की सोची। अभी अभिश्री कॉलेज से बाहर निकलकर बामुश्किल कुछ कदम ही चली थी कि उसके ऊपर वही दो खतरनाक निगाहें पड़ी जिसे वो मॉन्स्टर बुलाती थी। अभिश्री को इस बात का अंदाजा नहीं था और वो ऑटो का वेट कर रही थी जब अचानक से दो लड़के आकर उसके दोनों तरफ खड़े हो गए। अभिश्री उनकी निगाहों से ही असहज हो चुकी थी। उसने अपने कदम वहां से आगे बढ़ाने चाहे तो वो दोनों लड़के भी उसके पीछे पीछे चल दिए। अभिश्री का घबराहट और गर्मी से चेहरे सुर्ख पड़ चुका था और उसके चेहरे पर पसीने की झाड़ियां बहने लगी थी जब एक ही कार एकदम अभिश्री के सामने उसे क्रॉस करते हुए रुकी। एक के ड्राइवर ने कार का डोर खोला और एक कार से बाहर आया। अभिश्री जो अब तक उन दो लड़कों से डर रही थी, अब उससे ज्यादा वो अपने सामने खड़े एक से डर रही थी। अभिश्री ने कसकर अपने हाथ से अपने बैग को होल्ड कर लिया। जब अगले ही पल के तेजी से आगे बढ़ा और उसने अभिश्री की बगल में खड़े दोनों लड़कों के चेहरे पर एक एक करते हुए घूंसे जड़ दिए। अभिश्री ने तो डर से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आंखें खोलकर आसपास के नज़ारे को देखे। अगले ही पल वो एक ही अपने कान के नज़दीक पड़ती कड़क आवाज़ से और भी ज़्यादा सहम चुकी थी। ले जाओ इन दोनों को और बंद कर दो मेरे टॉर्चर रूम में, इनका हिसाब मैं आज शाम में करता हूँ। अभिश्री को अपनी चिन पर किसी की महबूब पकड़ महसूस हुई। सामने खड़े एक ने उसकी चिन को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच रखा था, जिसके साथ उसके मुंह से निकले अगले शब्द अभिश्री के लिए ही थे, ओपन योर आइज यू सिली गर्ल। उसके शब्दों में ही डोमिनेंस और गुस्सा नजर आ रहा था। क्या करेगा एक अभिश्री के साथ? क्या एक बनेगा अभिश्री के लिए मददगार, या कैद होने वाली है अभिश्री की जिंदगी एक की मुट्ठी में? क्या हाल होगा उन दो लोगों का एक टॉर्चर रूम में? जानेंगे कहानी के आगे के भाग में। आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है टू कमेंट और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं जरूर अपलोड करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने, और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब FM स्टोरी चैनल।